हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रोजेक्शंस फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या मतलब है, चलिए समझते हैं हम लोग। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये समझा रहा हूँ मैं। मेनली अगर आप बात करोगे तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी मतलब मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको 3D में नज़र आएंगे, है कि नहीं? बिकॉज उनके जो बॉन्ड होते हैं वो अलग अलग एंगल पे होते हैं और सभी के सभी केवल और केवल एक प्लेन में नहीं हो पाते हैं। दैट मीन्स कोई भी स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्लेन में नहीं रह पाता है, वो कई अलग अलग प्लेन का यूज करता है अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। दैट मीन्स वो जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3D में। लेकिन हमारे पास जो बोर्ड है वो क्या है? 2D है। जो पेपर है, जिस पेपर पे हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो क्या है? 2D है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता 3D में है। अब मेनली हम इसको फील नहीं कर पाते हैं। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर हम CH4 को बनाना चाहें तो CH4 कैसा आपको नजर आएगा? हम लोग तो ऐसे बना देंगे। तो ये जो आपने बनाया है क्या, ये 2D है। बट इस तरीके से कभी भी आप देखोगे तो CH4 का यानी मेथेन का स्ट्रक्चर नहीं होता है कि नहीं? CH4 यानी मेथेन का आप लोगों ने स्ट्रक्चर अच्छे से देखा होगा। इसमें आप लोगों ने ये फील किया होगा कि वो कैसा होता है। फील क्या करना है, सीधा दिख रहा था, 3D स्ट्रक्चर है। बना क्या रहे हो? 2D, है ना? लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं। देखिए, हम ठीक है बना लिए 2D क्योंकि हम 2D पे बना रहे हैं। इन मिस्टेक ये हो रही है कि मान लो 3D स्ट्रक्चर है तो कम से कम यार ये तो पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कहाँ पे है, ये वाला हाइड्रोजन किस पोजीशन में, ये वाला हाइड्रोजन किस पोजीशन में और ये वाला हाइड्रोजन किस पोजीशन में। दैट मीन्स हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं, और एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं, इस कारण हमको क्या होगी, बहुत सारी दिक्कत क्रिएशन मतलब दिक्कत नजर आएंगी, है कि नहीं है? जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जब कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल रहे होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री निकाल रहे होते हैं, तो हमको पता ही नहीं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है या जो कंपाउंड है वो किस तरीके से होगा, किस प्लेन में होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब उसको कट करना है एक प्लेन के अबाउट। अब हमने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है ऐसे कुछ करके, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। अब हमारे अनुसार तो ये क्या है? 2D में है। हम इसको कट करना चाहे तो जिधर से भी चाहे कट कर सकते हैं, बट रियलिटी में क्या है, ये 3D में है। जो आपको ये जो H, इधर वाले H दिख रहे हैं और यहाँ वाले जो H दिख रहे हैं, वो दोनों सेम प्लेन में नहीं है। ये किसी और प्लेन में है और ये किसी और प्लेन में है। दैट मीन्स डिफरेंट प्लेन में है। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं? इस चीज़ को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो ये क्या है, ये और ये डिफरेंट प्लेन में है। अब हम अगर कट करेंगे, 2D दिख रहा है हमको, तो हम ऐसे सीधा कट कर देंगे। हम बोलेंगे कि एक प्लेन में कट जा रहा है, ये इस तरीके के प्लेन में क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, यानी यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री की नजर आ रही है। बट दैट इज नॉट पॉसिबल। यस और नो? क्योंकि इस तरीके से हम नहीं कट कर सकते। हमको लग रहा है कि एक हाइड्रोजन ऊपर चला गया, एक हाइड्रोजन नीचे, यहाँ भी एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, बट यहाँ पे सच्चाई कुछ और है। ये दोनों के दोनों क्या है, अलग प्लेन में है। तो अगर आप कट भी करोगे तो इस तरीके से नहीं कट कर सकते। यस और नो? तरीका भले ही इस प्लेन में कट कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और ये हाइड्रोजन नीचे। समझ पा रहे हैं? इस चीज़ को मैंने बड़े अच्छे से प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके? और उसके बाद वाली क्लासेस में भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जब तक मैंने सिमेट्री पढ़ाई है तब तक अच्छे से बताया है कि देखिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये प्रॉब्लम क्रिएट होने का कारण हमको क्या नजर आया कि हम लोग स्ट्रक्चर 2D में पढ़ते हैं लेकिन रियलिटी होती है 3D की। समझ पा रहे हैं? तो आज हम क्या पढ़ने आए हैं? आज हम ये पढ़ने आए हैं कि हम एक्चुअल में ये जो कहानी है, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, यानी 3D स्ट्रक्चर को 2D में कैसे बनाएं। समझ पा रहे हैं? 3D स्ट्रक्चर को 2D में कैसे बनाएं, ठीक? ताकि हम ये समझ पाएँ कि एक्चुअल में कंपाउंड का या एटम्स का या ग्रुप्स का पोजीशन कैसा है, किस प्लेन में वो स्थित है। इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रोजेक्शन फार्मूला, जो क्या डिफाइन कर रहा होगा, 3D स्ट्रक्चर को 2D में कन्वर्ट करके बता रहा होगा। दैट मीन्स हम 2D में लिखेंगे लेकिन हमको पूरा फील आएगा 3D का, ठीक है? और हम फील कर पाएंगे कि एक्चुअल में कैसे हो रही है चीज़ें, ताकि हम मिस्टेक्स ना कर पाए। ठीक, क्लियर? इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सर। इससे ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमको ये नज़र आएगा कि एक्चुअल में हम फील कर पाएंगे कि ये कंपाउंड होता कैसे है ना? जैसा हम आज तक अपने जीवन काल में समझते आए हैं कि भैया एक बोर्ड के ऊपर जैसे मैंने ऐसे
सरिया दिया यहाँ पे रख दिया और ऐसे ही होते हैं, ऐसी अरेंजमेंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये बिल्कुल क्या है, गलत है ना। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, मतलब 3D से 2D में बनाने के लिए अलग अलग तरीके के क्या दिए गए हैं, फॉर्मूले बनाए गए हैं। ठीक है, अलग अलग क्या बनाए गए हैं, फॉर्मूले बनाए गए हैं। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या करेगा, 3D को 2D में कन्वर्ट कर रहा होगा, है ना। 3D को 2D में कन्वर्ट करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूले कितने दिए गए हैं, तो हमारे पास तो देखेंगे तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन हम लोग मेनली कितने पढ़ेंगे, 4। सबसे पहले हमारे पास आएगा वेज डैश फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा हमारे पास आएगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक, तीसरा न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, और चौथा तो वो होगा सॉहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, क्लियर। तो ये 4 हमारे पास आएंगे। ये चारों के चारों क्या है, ये प्रोजेक्शन के फॉर्मूला है कि प्रोजेक्ट कर रहे होंगे कि कौन सा आइटम कहाँ पे है 3D में, 2D को कैसे मैं वो बताएं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप जानते हैं घर वगैरह बनता है तो घर कैसा होता है, घर नॉर्मली 3D होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो लोग बनाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है ना, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट सेमेस्टर में उनको प्रोजेक्शन सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, प्रोजेक्शन, कि कैसे हम इस पॉइंट को या इस लाइन को जो कि 3D में है उसको 2D में कन्वर्ट करके दिखाएं। समझ पा रहे हैं, वहाँ पे ये सिखाया जाता है। तो प्रोजेक्शन का मतलब एक्चुअल में हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके लिए अलग अलग पर्टिकुलर क्या बने होते हैं, रूल्स बने होते हैं, उन रूल्स के बिहार पे चल रहे होते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3D से 2D में बताने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं और अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने तरीके बनाए कि हम ऐसे समझेंगे कि ये क्या है, ये 3D में है तो ऐसे 2D में ऐसे दिखेगा, या ऐसे ये 2D में है तो 3D में ऐसे दिखेगा। भाई हम 3D को 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमको ये तो पता चल गया ना कि ये जो 2D वाला स्ट्रक्चर है 3D में ऐसे होगा। ऐसा नो भाई 3D से 2D में कन्वर्ट करना मेरा वो नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक 2D स्ट्रक्चर बनाऊँ तो 3D का कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो इन लोगों ने वही किया है, इन लोगों ने बारी बारी क्या दिया है, 2D स्ट्रक्चर दे के किसका, 3D का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, 2D स्ट्रक्चर के थ्रू 3D का कॉन्सेप्ट दिया है। अब सबसे पहले नंबर पे आता है वेज डैश फार्मूला। हाँ, एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी स्ट्रक्चर को लेंगे वेज डैश में कन्वर्ट करेंगे, फिर किसी स्ट्रक्चर को लेंगे मतलब नॉर्मली हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है जैसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंडेंस स्ट्रक्चर है, या कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तब उसको ले पहले वेज डैश में कन्वर्ट करें, या उसको लें तो फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करें, या उसको लें तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करें, या उसको लें तो सॉहार्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करें। नहीं, एक्चुअल में हमारे पास अगर कोई स्ट्रक्चर आता है, हमको बनाना नहीं है, मेनली हम क्या करेंगे, कोई स्ट्रक्चर आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, समझ पाएंगे कि 2D में उसका क्या कॉन्सेप्ट है। इन लोगों ने 3D में ऑलरेडी, देखिए आपके पास जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा तो मेनली वो कैसा होगा, 3D में ही देगा। तो वो जब 3D स्ट्रक्चर देगा तो 3D स्ट्रक्चर इनके अनुसार होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर इनको समझे रहेंगे तो फिर आप ये फील कर पाएंगे कि 2D कैसा दिख रहा होगा। ठीक है ना, यानी इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया वो कैसा है, क्या कह रहा है। ठीक है, क्लियर है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल आपको ना एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ऐसे ही नॉर्मली आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा फील कर पाए। ठीक, एक स्ट्रक्चर ये है ABCD, एक ये है AB और यहाँ पे है आपका D, सॉरी ये है C और ये क्या है D। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन गया।
ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनेगा। मैं बस फील करा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये 4 स्ट्रक्चर मैंने दिए हैं, ठीक है। अब इन चारों स्ट्रक्चर में सपोज कर लीजिए यहाँ भी क्या है, वही कहानी है, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ABCD तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के दिया है। बाकी आप समझिए ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, चारों स्ट्रक्चर है। लेकिन इन चारों को आप समझ पा रहे हैं, ये किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है, ये किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है, ये किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है, ये किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा है, नहीं ना, नहीं समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में ये इन लोगों ने अपने फॉर्मूले, अपने रूल्स के थ्रू 3D स्ट्रक्चर को अपने कॉन्सेप्ट के अंदर बदला हुआ है, समझ पा रहे हैं। यानी इन लोगों के ऊपर बेस्ड इनका कॉन्सेप्ट है ये, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर इन लोगों के अनुसार चल रहा है। ये जो देखेंगे ये क्या है, ये है वेज डैश फार्मूला, ठीक है। वेज डैश फार्मूले में आपको चीज़ें ऐसे नजर आएंगी, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे आपको कैसा नजर आएगा, ऐसा। ये है आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा नजर आएगा, ऐसा। ये है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। और ये क्या है आपका सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो ये 4 होते हैं हमारे पास, कितने होते हैं, 4। चलिए बारी बारी समझते हैं कि वेज डैश फार्मूला क्या बता रहा होता है, ठीक है। देखिए चेंज करने आपको आ जाएगा अगर आप पकड़ पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हो, मतलब देखो चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत मैं पुनः बोल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं पकड़ोगे तो दिक्कत होगी। जैसे इन्होंने प्रोजेक्शन फार्मूला इसलिए दिया ताकि हम 3D कॉन्सेप्ट को 2D में समझ सकें। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने ये बोला कि 3D को मैं कन्वर्ट कर लूँगा 2D में इनके सहायता से, बिल्कुल कर लूँगा, 100% कर लूँगा। जब मैं कर लूँगा तभी तो समझ पाऊँगा, समझ पा रहे हैं। लेकिन हमें करना नहीं है, मैं ये बता दे रहा हूँ, इससे मैं कर सकता हूँ बट मुझे करना नहीं है। मुझे क्या करना है, समझना है, ठीक है, कि आखिर ये लोग क्या बता रहे हैं, ठीक। अगर ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया तो क्या होगा, ऐसे स्ट्रक्चर दे दिया तो क्या होगा। हाँ, कहीं पे चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास वेज डैश फार्मूला और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ज़्यादा यूज में आता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास वेज डैश फार्मूला है तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, ये हम जरूर देखेंगे, ठीक है। और हमको अगर ये पता चल गया तो फिर हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। यानी वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करना, फिशर को वेज डैश में कैसे कन्वर्ट करना, ये हम जरूर देख लेंगे, ठीक। और बाकी ये कैसे बनाना है, तो ये अगर बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर आना चाहिए। 3D स्ट्रक्चर देखोगे तभी आप ये बना पाओगे। ऐसे आपने CH4 डाल दिया, ऐसे CH4, ठीक है, और बोल दिया कि हम इसका वेज डैश क्विक बना देंगे, तो आप अपने मन से कुछ भी नहीं बना सकते, है कि नहीं है, जब तक आप एग्जैक्ट समझो ना। फिर भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं और चीज़ों को लेके चलते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है, बाकी सब क्या है, सही है। अब मैं बहुत ज़्यादा बतियाऊँगा नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, वेज डैश फार्मूले से। चलिए वेज डैश फार्मूला देखते हैं। वेज डैश फार्मूला क्या होता है भाई, तो इसमें 2 नाम आए, एक तो वेज है, दूसरा डैश, ठीक है। तो इसने ना अपने नाम में ही सारी चीजें दे दी हैं। देखो वेज मतलब कैसा होगा, ध्यान देंगे, ये कुछ ऐसा होगा, ऐसे पूरा फील्ड होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या होगा, फिल होगा, ठीक, फिल होगा। और डैश में सीधा नजर आ रहा है, कैसा होगा, डैश, ठीक है, डैश। तो ये क्या है, वेज, ये क्या है, डैश। ये बता रहा है सॉलिड और ये क्या बता रहा है, लाइन, ठीक है ना। या इससे भी मत समझो, सॉलिड वॉलिड छोड़ो, डायरेक्ट समझो। वेज एक्चुअल में भरा हुआ है, इसलिए मैंने सॉलिड नाम दिया था, लेकिन मैं उसको छोड़ रहा हूँ, पहले ध्यान से समझिएगा। वेज मतलब क्या बता रहा होता है और डैश क्या बता रहा होता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में वेज ये बता रहा होता है कि जो
कंपाउंड है या सॉरी कंपाउंड कह रहा हूँ मैं, जो एटम है वो कहाँ की ओर आ रहा है, प्लेन से बाहर की ओर। प्लेन से किधर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर। जबकि डैश क्या बता रहा है, डैश बता रहा है कि जो और क्या बोलते हैं एटम है वो कहाँ जा रहा है, प्लेन के नीचे जा रहा है, प्लेन के नीचे जा रहा है। समझ पा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, प्लेन के नीचे। अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं फिर से बोल दूं, यहाँ पे क्या है, टूवर्ड टू यू, हम देख रहे हैं इस पे, तो हमारी ओर आ रहा है। ये बता रहा है कि ये जो आप एटम दिख रहे हो आप, वो किधर की ओर है, आपकी ओर है, ठीक है ना। और ये क्या है, अवे फ्रॉम यू, अवे फ्रॉम यू। एक तो ये समझ सकते हो, मतलब हमसे क्या है, दूर है, हमसे दूर जा रहा है। या इसी चीज को हम बोल सकते हैं अबव टू प्लेन, ये प्लेन के क्या होगा, ऊपर, और ये क्या होगा, बिलो टू प्लेन, यानी प्लेन के नीचे। ज़्यादा घूमिएगा मत, अभी 1 सेकंड के अंदर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम CH4 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, 1 सेकंड दीजिएगा, बना देते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए सपोज कर ले रहा हूँ मैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं सॉलिड वेज को आपको ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है। मेनली ऐसे स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। अब ये स्ट्रक्चर में आप 2 चीज़ें समझ सकते हो, ये दोनों जो एटम है ये कहाँ पे है, सपोज कर लो ये मेरे हाथ पे लाई कर रहे हैं, और 2 एटम है, एक एटम है आगे की ओर जा रहा है और एक एटम पीछे की ओर। क्या ये एटम प्लेन में है, नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या है, एक तो तुम्हारे ओर आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, वेज वाले पोर्शन में जाएगा, और ये पीछे जा रहा है, यानी तुमसे दूर जा रहा है। ये वाला आइटम क्या है, तुमसे दूर है, पीछे वाला ये वाला। तो इस कंडीशन में इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, डैश से। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ऐसे। ये दोनों आइटम प्लेन में है, ये प्लेन के नीचे है और ये प्लेन के ऊपर है, समझ पा रहे हैं। तो प्लेन के ऊपर है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेज से, और प्लेन के नीचे इसका मतलब डैश से, समझ पा रहे हैं। प्लेन पे है, देखिए ये दोनों प्लेन पे हैं, इनके लिए तो हम क्या लगाएंगे, सिंगल लाइन। ध्यान देंगे, जो एटम क्या रहेंगे, याद रखेंगे, जो रहेंगे सिंपल प्लेन में, इन प्लेन, तो प्लेन में रहेंगे तो उसके लिए हम लोग लाइन यूज करेंगे, ठीक। जो प्लेन से मतलब जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं, दैट मीन्स अबव टू यू, सॉरी अबव टू प्लेन, टूवर्ड टू यू आर अबव टू प्लेन। प्लेन के ऊपर हो या तुम्हारी ओर आ रहा हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, मतलब उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वेज को, ठीक है। वेज क्या है, ये देखेंगे, ये क्या है, सॉलिड लाइन है, लिख देता हूँ मैं, सॉलिड लाइन। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक लाइन, ब्रोकन लाइन। क्या है ये, टूटी हुई लाइन है ना, तो ब्रोकन लाइन से ऐसे लाइन बना लो, ठीक है। ये ब्रोकन लाइन है जो तुम्हारे से दूर जा रही होगी, यानी ये कहानी बन रही है। देखो, एक तो तुम्हारी ओर आ रहा है, एक तो तुमसे दूर जा रहा है, और ये दोनों प्लेन में है, मेरे हाथ पे है, ऐसे समझो, ये दोनों मेरे हाथ पे हैं। बाकी ये दोनों का कैसे आ रहे हैं, एक तो तुम्हारी ओर, एक मेरी ओर। जो तुम्हारी ओर है इसका मतलब उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सॉलिड लाइन का, इसके लिए ब्रोकन लाइन का, इनके लिए सिंपल लाइन, है ना। एक स्ट्रेट लाइन यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी सीधा सीधा लाइन, जब मैं लाइन बोलूँगा तो बात खत्म। लाइन मतलब इन प्लेन, सॉलिड लाइन मतलब बाहर की ओर, यानी आउट ऑफ द प्लेन या अबव द प्लेन, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों आउट ऑफ द प्लेन है, एक अबव है और एक बिलो है। बिलो मतलब जब अबव बिलो की बात करूँगा तो ऐसे स्ट्रक्चर चल रहा होगा, है ना। ये दोनों प्लेन में है, ये क्या है, ऊपर है, और ये क्या है, नीचे है। जब मैं टूवर्ड और क्या बोलते हैं, फार की बात करूँगा तो ऐसे चल रहा होगा, ये तुम्हारी ओर है, ये अंदर की ओर है। क्लियर है, आया ना, बिल्कुल सर, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, क्लियर है। अब हम इसी आधार पे कई सारे स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक। जैसे कई सारे स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, मैं मेनली यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज कर लो मेरे पास यहाँ पे है CCl, यहाँ पे है Br, यहाँ पे I, मैं बस एक क्या बोलते हैं जनरली समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे है H, ठीक है। अब मैं इसका बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने मन से एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतना आइडिया नहीं है। एज अ स्टूडेंट मेरे पास ये आइडिया थोड़ी ना कि Cl प्लेन में होगा कि प्लेन से बाहर होगा, ठीक है। और एक बात मैं तुमको बता दूँ, स्ट्रक्चर तुम चाहे जैसा बनाओ, चीज़ें हम चाहेंगे तो चेंज कर लेंगे, हाँ या ना, यस और नो। इसके स्ट्रक्चर को हम रोटेट कर सकते हैं यहाँ से आराम से। इस स्ट्रक्चर को अभी मान लो ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। चलो एक दूसरा हमको दो तो बताएं, एक दूसरे कलर का देना। देखना, ये आइटम मैंने मान लिया क्लोरीन है।
अभी क्लोरीन कैसा दिख रहा है? अभी क्लोरीन दिख रहा है बाहर की ओर, ठीक है। मैं इसको चेंज करके अंदर की ओर भी तो कर सकता हूँ, हाँ या ना? चेंज हो गया, अब कहाँ हो गया ये? अंदर की ओर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। तो मैं अगर इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करूँ, देखो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ ना फिलहाल में, ठीक है। ऐसा करेंगे तो आप जानते हैं कितने चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है ना, कितने चेंजेस आ सकते हैं। एटम का अगर आपने क्या कर दिया, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, तो पूरा का पूरा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा कंपाउंड ही चेंज होने के कगार पे आ जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सोच समझ के करेंगे, लेकिन फिलहाल में मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूमशन में काम कर रहा हूँ। एज्यूमशन में मैंने काम ये किया कि जो मेरा Cl है और Br है वो क्या है, वो दोनों के दोनों प्लेन में है, वो दोनों के दोनों क्या है, प्लेन में है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊंगा, यहाँ पे लाइन पकड़ूंगा, यहाँ पे C ले लिया, चलो C ले लो, C ले लिया, और फिर यहाँ पे Cl लाइन से, Br भी क्या कर लिया, लाइन से कर लिया। और मैंने ये एज्यूम किया कि जो H है वो H क्या है, वो सर बिलो द प्लेन है, नीचे है, क्या है, नीचे है। तो दैट मीन्स उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डैश, ब्रोकन लाइन का यूज करते हैं, बिलो द प्लेन। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग डैश का यूज करेंगे, है ना, ठीक है। और ये आई मैंने मान लिया क्या है, अबव द प्लेन है, तो इसलिए हम लोग क्या बनाएंगे, सॉलिड है, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, क्लियर, बन गया मेरा। यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे H, यहाँ पे आई होप समझ जाएगा, बन गया इसका स्ट्रक्चर, मिल गया इन्फॉर्मेशन, ये सर नो। ऐसे CH4 है, CH4 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि CH दिया है, थोड़ा ध्यान दे देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों H क्या है, प्लेन में है, तो इसमें तो कोई दुविधा नहीं ना है, दो को प्लेन में रखो, दो को प्लेन से बाहर रखो, यही तो करना है। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक H लगा दो, यहाँ पे क्या कर दो, एक छोटा सा सॉलिड लाइन बनाओ और यहाँ पे H लगा दो, ठीक है, क्लियर, बन गया ये CH4 का स्ट्रक्चर, ठीक। अब आपके मन में क्वेश्चन भी आने चाहिए, ठीक है, ये तो आसान था, इसमें कोई दुविधा नहीं थी, कई सारे स्ट्रक्चर वाले आ गए, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कई सारे स्ट्रक्चर आ रहे हैं तो हमेशा याद क्या करेंगे, कायरल सेंटर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कायरल सेंटर। सपोज कर लो, सपोज क्या कर लो, बता रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से। सपोज कर लो मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, इधर क्या है, CH3 है, इधर C2H5 है, और नहीं ऐसे नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा है, OH, ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना, ठीक। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है वेज डैश फॉर्मूले के अंदर, ठीक। कैसे करेंगे हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेनली हम सभी लोग जानते हैं कि हर जगह पे क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, नहीं यहाँ पे केवल और H, यहाँ पे क्या होगा, CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, CH2 और CH3, और यहाँ पे क्या लगा है, OH। अब मुझे बनाना है इसका स्ट्रक्चर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरे को इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, यानी कायरल सेंटर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कितने कायरल सेंटर है, एक, यानी पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक के अराउंड घूम रहा होगा। देखो कैसे, ये C है, इसको बीच में रख दो, इधर नीचे की ओर क्या लगा है, H, ऊपर की ओर OH, बगल में, बगल वाले सबको एक साथ लिखो, C3H7, सॉरी क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी तो सही तो है, नॉट सॉरी, C3H7 हो गया। और इधर क्या है हमारे पास, C2H5 आ गया। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना मैं कर लूँगा, अब तो हो जाएगा, बन गया CH4 की तरह। दैट मीन्स इस पूरे को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, CH4 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बन गया। अरे हाँ ना बोलिए, आसान है कि टफ है, आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोगों को क्या ढूंढना है ऐसे कंडीशन में, कायरल सेंटर। कितने कायरल सेंटर हमको नजर आए, एक, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, उसके अराउंड पूरा कर दिया। अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने हैं, दो हैं, तो दो हैं तब क्या करेंगे, तो दो के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग वेज डैश फॉर्मूले में हम लोग नहीं कर पाएंगे, जब दो कायरल कंपाउंड है, दो नहीं 10 आ जाए फिर भी हम कर लेंगे। देखिए उसमें क्या करेंगे हम लोग, मेनली ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए यहाँ यही वाला हम लोग लेते हैं CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH है, फिर यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे हमारे पास CH, और ऊपर क्या लग गया है, Cl,
और इधर क्या लग गया है हमारे पास CH3, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। एक काम करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेंगे, CH3 CH2 CH CH2 C और यहाँ पे H केवल लगाइए आप, ठीक है, H। यहाँ पे आप लोगों ने क्या लगा दिया Cl और यहाँ पे क्या लगा है Br और यहाँ पे आपने क्या किया है OH जोड़ा है, ठीक है। कितने कायरल सेंटर हो रहे हैं? 2। देखिए कौन कौन से, एक तो ये है कायरल सेंटर, है ना, और एक तो ये भी है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर आप सभी लोग जानते हैं, कायरल सेंटर क्या होता है? एक ऐसा एटम जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और उसकी कनेक्टिविटी 4 अलग अलग लोगों से हो। यहाँ पे ये कार्बन 4 अलग अलग लोगों से जुड़ा हुआ था, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या मान लिया? कायरल सेंटर। ऐसे यहाँ भी यहाँ ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी क्या है? अलग अलग लोगों से जुड़ा हुआ है, यानी कनेक्टिविटी इसकी क्या है? 4 अलग अलग है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या उसको मानेंगे? कायरल सेंटर मानेंगे। और कायरल सेंटर यानी कितने हो गए यहाँ पे? तब 2 हो गए। अब उस अनुसार अगर हम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आप खुद देखिएगा। यहाँ पे हम देखेंगे इस C को, ये C है, इस C के इस साइड क्या है? C2H5 है, ऊपर क्या है? OH है, यहाँ पे क्या है? H है। नीचे आएंगे इस C के पास, किस C के पास? इस C के पास, ये कनेक्टेड है ना, तो उसको नहीं कनेक्ट करेंगे। एक्चुअल में हम ध्यान से देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। एक काम करिए ना, इसको ज़्यादा कर लेंगे तब ज़्यादा इजी रहेगा, नहीं तो आप लोगों ने इसको लास्ट में कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। यहाँ पे आप Cl ले लीजिए, इसको Br ले लीजिए और इसको आप लोग क्या ले लीजिए? H, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा। H तो ऑलरेडी है ना, इसी H को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। इधर Br, इधर Cl और इधर क्या आ जाएगा? H। हो गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना। हम लोग क्या करेंगे, इसका ऊपर अलग बनाएंगे, नीचे का अलग, ठीक है। इसे अगर हम बनाना चाहें तो देखिएगा कैसे होगा। यहाँ पे है एक तो इधर, एक इधर, ठीक है, ठीक। और इधर आएंगे तो सपोज करिए एक तो क्या हो जाएगा? डैश, है ना, और एक क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, हो गया। फिर ये वाला इधर आया होगा, आया ना, फिर इसका भी 2 निकलेगा। एक तो इधर हो सकता है, इधर वाला ही मैं क्या कर लेता हूँ, इधर मैं डैश बना लेता हूँ, ठीक है, डैश बना लेता हूँ। और फिर क्या बना लूँगा, इस साइड मैंने क्या कर दिया? सॉलिड बना लिया, समझ पा रहे हैं, और ऐसे कर दिया, खत्म। बन गया नहीं बन गया? वेज डैश फार्मूला क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है? वेज डैश फार्मूला बनाना है, क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक। अब वेज डैश फार्मूला अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब फिशर प्रोजेक्शन भी आप आराम से बना सकते हो। तो वेज डैश में क्या होता है, कौन सी चीज़ें क्या बता रही होती हैं, आपको समझ में आ गया? है ना, वेज डैश समझ में आ गया। अब हम क्या समझेंगे? देखिए मैंने बोला ना, ये एज्यूम्पशन पे निर्धारित कर रहा है। जैसे हमको क्या करेगा, हमको क्वेश्चन के अंदर वेज डैश फार्मूला देगा तो वो करेक्ट करके देगा, वो तो सोच समझ के देगा ना। हमारे पास ये नहीं पता है कि कौन कहाँ रहना चाहिए, कौन प्लेन के अंदर होगा, कौन प्लेन से बाहर होगा। इसके लिए हमको बड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर भी मैंने बताया कि देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी इनको हम इनके रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक्चुअल में 3D डायग्राम होना चाहिए, तभी हम वेज डैश में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ ये जरूर है कि वेज डैश दे देगा तो हम इसके 3D स्ट्रक्चर को एज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं, नॉट एज्यूम कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि 3D स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का कैसा होगा। तो हम क्या, हमने पहले भी बोला था, हमको बनाना नहीं है, कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे दिया तो उसको वेज डैश के अंदर कन्वर्ट करना नहीं, हमको वो नहीं करना है। हमको ये करना है कि अगर ये सब आ गए जो 2D में है, लेकिन किसका कॉन्सेप्ट दे रहे हैं? 3D का, वो समझना है कि हम समझ पाए, ठीक है, क्लियर है। तो वेज डैश फार्मूला आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास बचता है प्रोजेक्शन फार्मूला, फिर न्यूमैन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला एंड सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। आई होप समझ में आ गया होगा वेज डैश फार्मूला, ठीक है। तो वेज डैश फार्मूला समझ में आ गया। इसी के साथ मैं यहाँ पे इस क्लास को एंड करूँगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम तीनों बाकी के बचे हुए को देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।